अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग होप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या फिर ह्यूमंस हों, वो सब के सब एक सिंगल सेल से डिराइव्ड होते हैं, यानी एक सिंगल जाइगोटिक सेल होता है और इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है और इस तरह डिफरेंट डिवीजन्स के थ्रू वो पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं, जब वो एक बार डिफरेंशिएट हो जाते हैं, पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, उनके सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल को बना सकें, दोबारा से या जनरेट करवा सकें, वो ख़त्म हो जाती है। एक्सेप्ट वो वाले सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनके अलावा बाकी सब सेल्स की ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जबकि जो प्लांट्स हैं, इनके केस में जो जितने भी लिविंग सेल्स होंगे प्लांट्स के, उनके अंदर ये पोटेंशियल बाकी रहती है, यानी वो दोबारा से मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और दोबारा से फिर अगेन डिफरेंशिएट होके एक पूरे का पूरा न्यू प्लांट जो है उसको जनरेट करवा सकते हैं, अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरह की उनकी स्पेशलाइजेशन है, यानी किस टाइप के टिश्यू हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर कितना है, बल्कि जितने भी लिविंग प्लांट सेल्स होंगे उन सब के अंदर ये एबिलिटी होगी। जिस तरह हम आम रूटीन में भी डिफरेंट कटिंग्स को यूज़ करते हैं, लीफ, स्टेम और रूट्स वगैरह की कटिंग्स को यूज़ करते हैं और पूरे का पूरा प्लांट उससे जनरेट हो जाता है कुछ स्पीशीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे रोज़ प्लांट में कटिंग्स को यूज़ करके उसको ग्रो करवाया जाता है। तो यही बेसिकली टोटिपोटेंसी होती है। इसको डेफिनेशन के थ्रू भी देख लेते हैं कि जो एबिलिटी होती है एक सिंगल प्लांट सेल की, उसके अंदर एक जेनेटिक पोटेंशियल होती है कि वो एक सिंगल प्लांट सेल जो है वो डिवाइड होके और दोबारा से मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स को जनरेट करवाएगा, या फिर एक सिंगल सेल जो है उसकी वो पोटेंशियल कि वो पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करवा सके, उससे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी ये भी सेम वही है कि जेनेटिक पोटेंशियल होती है प्लांट सेल की कि वो पूरा का पूरा इंटायर प्लांट जो है उसको प्रोड्यूस करवा सके। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि टोटिपोटेंसी एक करेक्टरिस्टिक्स है सेल की, जिसके थ्रू मतलब जिसकी बेसिस पे प्लांट सेल के अंदर ये पोटेंशियल होती है कि वो एक पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज़म है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करवा सकें। तो इसका प्रोसेस किस तरह से होता है? प्रोसेस ऑफ टोटिपोटेंसी में ये होता है कि एक जो लार्ज नंबर ऑफ़ सेल्स है, या जो हमने एक्स प्लांट लिया है उसको स्टेरिलाइज़ करवा लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको स्टेरिलाइज़ करवाया है कल्चर मीडियम के अंदर, फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और जब कल्चरल मीडियम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहाँ पर उसकी सेल डिवीज़न होगी, और उस सेल डिवीज़न के रिज़ल्ट में क्या होगा कि वो जो पहले हमने डिफरेंशिएटेड सेल्स लिए थे या डिफरेंशिएटेड टिश्यू लिया था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड मैस होगा, ये मेरिस्मेटिक सेल्स होंगे और इसको हम कैलस कहते हैं। अब जो कैलस टिश्यू है ये दोबारा अगेन इसके अंदर डिवीजन्स होती रहेंगी और फिर दोबारा से ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देगा, और अगेन जब ये डिफरेंशिएट होगा तो एक पूरा का पूरा न्यू प्लांट भी ये जनरेट करवा पाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा एक प्लांट जो है वो एक सिंगल सेल से जनरेट करवा सकते हैं, यानी पहले उसको कल्चरल मीडियम में इंट्रोड्यूस करवाया तो वो अनडिफरेंशिएट हो गया और कैलस बन गया। अब कैलस के सेल दोबारा डिवीजन परफॉर्म करेंगे और फिर से डिफरेंशिएट हो जाएंगे और एक न्यू प्लांट बना देंगे। इसको फर्दर हम आगे दो प्रोसेसेस के थ्रू स्टडी करते हैं, एक है डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो हम मेच्योर सेल्स लेते हैं वो दोबारा से मेरिस्मेटिक सेल्स में या मेरिस्मेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू बना देते हैं। अब ये जो कैलस टिश्यू बनता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स से, इसको हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी जब किसी नॉन डिवाइडिंग फुली डिफरेंशिएटेड सेल को या एक्स प्लांट को
सूटेबल कल्चर मीडिया मिलेगा और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी तो वो दोबारा से मेरिस्मेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, यानी डिफ्रेंशिएटेड सेल जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है रीडिफ्रेंशिएशन। तो ये वो एबिलिटी होती है वो जो सेल्स अब दोबारा हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड हो गए थे या कैलस बन गया था, तो उन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की वो एबिलिटी या कैलस सेल्स की वो एबिलिटी कि वो दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो जाएं सेलुलर डिवीजन के थ्रू और डिफ्रेंशिएट होके एक पूरा प्लांट का ऑर्गन जनरेट करवाएं या फिर पूरा का पूरा प्लांट जो है उसको जनरेट करवा सकें। तो इसको हम रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। यानी कि पहले जब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में या कैलस टिश्यू में कन्वर्ट हुए तो उसको डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। अब वही जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे या डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे वो दोबारा से जब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हुए हैं सेलुलर डिवीजन के थ्रू तो उसको हम रीडिफ्रेंशिएशन कहेंगे, यानी दोबारा से वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। तो यही दो मेन प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा एक प्लांट जो है वो एक सेल से जनरेट करवा सकते हैं। तो अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो टर्म है ये टी.एच. मॉर्गन ने 1901 में दी थी, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो गॉटलिब हर्बरलैंड ने करवाया था। और ये जो हर्बरलैंड है इसको प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर भी बोलते हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अगर आ जाता है तो हर्बरलैंड का नाम हम लिख सकते हैं। ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था और इसने 1902 में ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इसने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए क्या किया था कि आइसोलेटेड सेल्स लिए थे हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू से, यानी प्लांट का जो हिस्सा या प्लांट का जो टिश्यू फुली डिफ्रेंशिएट हो चुका था उसके सिंगल सेल्स को इसने आइसोलेट करवाया था, यानी वहाँ से अलग करवाया था और फिर उसको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाया था। अब उस टाइम पे क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशंस होती थी, यानी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जैसे अभी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो उस वक्त ये लिमिटेशंस थी टेक्निकल, जिसकी वजह से उसका जो हाइपोथेसिस है और जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसका हाइपोथेसिस जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया था। लेकिन उसका ये जो आइडिया था इसकी वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी इस मेथड की तरफ, और फर्दर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद स्टीवर्ड आया। स्टीवर्ड ने 2 ml स्लाइस लिया था कैरेट प्लांट के फ्लोएम टिश्यू का और इसको एज एन एक्सप्लांट यूज़ किया था, यानी कैरेट का जो फ्लोएम टिश्यू था उसको लेकर उसको एज एन एक्सप्लांट यूज़ किया था और उसको लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाया था और उस लिक्विड मीडियम के अंदर कोकोनट वाटर प्रेजेंट था। अब जिस लिक्विड मीडिया के अंदर ये एक्सप्लांट मौजूद है और कोकोनट वाटर है उसमें, उस लिक्विड मीडिया को इसने शेक करवाया था कुछ घंटों के लिए, यानी उसको मूविंग पोजीशन पे रखा था। फिर क्या हुआ कि जो कल्चर्ड सेल्स थे, यानी जो एक्सप्लांट था वो उसके जो सेल्स थे वो अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस की फॉर्म में आ गए, यानी पहले वो डिफ्रेंशिएटेड थे तो अगेन वो क्या होगी, उनकी डी डिफ्रेंशिएशन हो गई और उन्होंने अनडिफ्रेंशिएटेड मैस बना दिया या फिर कैलस बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ उनमें से दोबारा से उन्होंने रीडिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दी, यानी वो जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास बना है या कैलस बना है इसके सेल्स ने दोबारा से डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर दिया और डिफ्रेंशिएट होकर रूट इनिशियल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जब रूट्स बन गए तो फिर इसने सब कल्चरिंग करवा दी, यानी शूट सिस्टम की ग्रोथ के लिए सेमी सॉलिड कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया लिक्विड मीडियम की जगह पर। तो पहले जो हमारे पास मीडियम था वो लिक्विड मीडियम था जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ हुई। अब अगेन शूट की ग्रोथ जो होगी वो सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम की वजह से होगी। अब इसके रिज़ल्ट में शूट सिस्टम बना और शूट सिस्टम के बाद फिर यानी पहले से रूट भी डेवलप हो चुके थे, शूट्स भी डेवलप हो गए, तो हमारे पास प्लांटलेट्स आ गई। अब इन प्लांटलेट्स को उसने पॉट कल्चर या फिर सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया था और जब सॉइल कल्चर में ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट पूरा का पूरा जनरेट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि
जितना भी मैच्योर हो जाए प्लांट सेल, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट होगा, डिवाइड होगा और अगेन फिर री डिफ्रेंशिएट करके एक न्यू प्लांट बना देगा। अब कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है, कुछ ऐसे प्लांट के सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती। तो प्लांट के जितने भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बड्स, एंथर और एम्ब्रियो वगैरह, उनके जो पार्ट्स हैं या उनके जो टिश्यूज़ अगर हम लें तो वो एज अ टोटिपोटेंट टिश्यू जो है वो वर्क कर सकते हैं, यानी उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो टोटिपोटेंसी शो कर सकें। लेकिन जो वुड सेल्स होते हैं या फिर जो डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनका न्यूक्लियस होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, वो भी ख़त्म हो चुका होता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी जो है वो इनका असली हालत में नहीं रहता है, मीन्स के ये डेड हो चुके होते हैं, इसलिए इनकी जो टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि ये जो एबिलिटी है ये फिजियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर भी डिपेंड करती है और साइटोलॉजिकल कंटेंट पे भी, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म कितना प्रेजेंट है। जबकि जो वुड सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होता और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, तो इनका जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस अपनी असली हालत में नहीं रहा और ये डेड हो चुके हैं। सो इस वजह से इनके अंदर जो टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं टोटिपोटेंसी को, उसमें सबसे पहले है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, यानी जो एक्सप्लांट हम ले रहे हैं ग्रो करवाने के लिए कल्चरल मीडिया में, वो किस टाइप का है या किस तरह के उसकी फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, उसकी जेनेटिक एज कितनी है या फिर किस सीज़न में उसको लिया गया है, उसका साइज़ कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, जिस प्लांट से उसको लिया जा रहा है उस प्लांट की क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इसकी टोटिपोटेंसी को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मीडिया और उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स, रिड्यूस्ड नाइट्रोजन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब के सब मिलकर टोटिपोटेंसी की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। फिर कल्चर इन्वायरमेंट, यानी उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, हमारी जो हम जो उसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके लिए फेवरेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल पीएच है, लाइट की क्वालिटी और लाइट कितनी क्वांटिटी में उसको मिल रही है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, गैशियस एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा एगर जो मीडियम है यानी जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करता है। ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लांट पे या डिफरेंट कल्चरल मीडिया पे डिपेंड करता है कि उसको प्रेजेंट होनी चाहिए या एब्सेंट होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये टोटिपोटेंसी को अफेक्ट करें। और इसके अलावा जीनोटाइप जो होता है एक्सप्लांट का, यानी किस तरह का उसका जेनेटिक सेटअप कैसा है और इसमें कितनी एबिलिटी है टोटिपोटेंसी की, ये सब फैक्टर्स जो हैं मिलकर टोटिपोटेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट पे हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि हम जो टोटिपोटेंसी है इससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो सेम वही हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर की हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर भी टोटिपोटेंसी पे ही बेस करता है, ठीक है। तो सेम इसकी वही एप्लीकेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल हम जो हमारे डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी प्लांट के अंदर, उस प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। या फिर अगर कोई प्लांट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है यानी इंडेंजर्ड हो गया है, रेयर प्लांट है, तो उसकी हम ग्रोथ जल्दी जल्दी करवा सकते हैं, यानी उसके नंबर को रैपिडली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके अलावा सीड डॉर्मेंसी के स्टेज को पास करने के लिए भी टोटिपोटेंसी यूज़ होती है। और जो यूज़फुल प्लांट्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी प्रोपगेट करवाने के लिए, उनकी न्यू जो नंबर्स हैं यानी कॉपीज़ जनरेट करवाने के लिए। उसके अलावा हेप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप करवाने के लिए फॉर एग्जांपल एंथर कल्चर, ओवील कल्चर और एंथर कल्चर और ओवील कल्चर वगैरह। उसके अलावा जो हम प्लांट इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं वो वायरस फ्री और डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स को भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यह हेल्पफुल होता है, मींस के किसी भी दो प्लांट्स का हाइब्रिड बना के, मींस के एक प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स अगर दूसरे में इंट्रोड्यूस करवा के उसका हाइब्रिड जनरेट करवाना है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती है।
उसके अलावा जो क्रॉप प्लांट्स हैं इनकी यानी जो हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवाते हैं उनकी ऐसी वैरायटीज़ जिनकी पैदावार ज़्यादा हो, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करवाया जा सके। और लास्ट पे एम्ब्रियो रेस्क्यू में भी ये हेल्पफुल होता है। मींस के जो एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है वो ये होता है कि अगर एम्ब्रियो को कोई डैमेज हो गया तो उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाना। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। एक बार इसको हम थॉरली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने देखा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें टोटिपोटेंसी की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, यानी एक सिंगल सेल से सक्सेसिव डिवीजन्स होती हैं और प्लांट जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी तरह से जनरेट होते हैं। एक ही सिंगल सेल में डिवीजन होती हैं और डिफ्रेंशिएशन होती है और उसके रिजल्ट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। अब एनिमल जब एक बार जनरेट हो गए हैं उसके सेल्स, तो बजाय सिवाय सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल्स के उनके जितने भी बाकी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है कि वो न्यू इंडिविजुअल को बना सकें। जबकि प्लांट सेल्स जो हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल जो है वो बाकी रहती है और उनको हम यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट को जनरेट करवाने के लिए। अब जो सिंगल प्लांट सेल होता है उसकी वो एबिलिटी कि वो पूरे के पूरे न्यू प्लांट को जनरेट करवा सके, उसी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी भी वही होती है कि एक सिंगल प्लांट सेल की वो एबिलिटी कि वो पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करवा सके। अब इसका जो प्रोसेस था इसमें दो तरह की हमने स्टेप्स देखे हैं, डी डिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफ्रेंशिएशन। यानी हम हाईली डिफ्रेंशिएटेड पार्ट लेते हैं या टिश्यू लेते हैं प्लांट का और उसको कल्चरल मीडियम में ग्रो करवाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में वो दोबारा से मेरिस्मेटिक स्टेट में आ जाता है, कैलस टिश्यू बना देता है, जिसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड मैस बन जाता है। अब वो जो अनडिफ्रेंशिएटेड मैस होगा वो दोबारा से जब सेलुलर डिवीजन्स करेगा और रीडिफ्रेंशिएट होगा, यानी एक बार अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में जाके दोबारा से डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में जाएगा और पूरे प्लांट को जनरेट करवा देगा, इसको हम रीडिफ्रेंशिएशन कहेंगे। उसके बाद इसकी हमने हिस्ट्री देखी कि सबसे पहले ये टी.एच. मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1901 में। फिर हर्बर्ट लैंड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया इस हाइपोथेसिस को कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से। फिर स्टेवर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, उसने कैरेट का फ्लोएम टिश्यू लिया था और उसको लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाया था जो कि कोकोनट वाटर पे मुश्तमिल था। फिर उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि रूट इनिशियल पहले अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस बना और फिर कैलस जो है वो डिवाइड होके रूट इनिशियल्स बनाना स्टार्ट किया उसने उसकी सब कल्चरिंग करवा के उससे सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसके रिज़ल्ट में शूट सिस्टम डेवलप हुआ। देन जब शूट सिस्टम डेवलप हो गया तो उसने उसको पॉट या फिर सॉइल कल्चर में इंट्रोड्यूस करवा दिया और इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्लावरिंग प्लांट जो है वो जनरेट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि जो प्लांट है वो डी डिफ्रेंशिएट होता है, डिवाइड होता है और अगेन री डिफ्रेंशिएट होकर न्यू प्लांट बना देता है प्लांट सेल। यानी एक प्लांट सेल जो है जितना भी मेच्योर हो जाए वो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू दोबारा से एक न्यू प्लांट को जनरेट करवा सकता है। अब कुछ प्लांट के सेल्स जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको हम एज अ टोटिपोटेंट सेल्स या टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जबकि वुड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाकी नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी ये एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे जिसमें एक्स प्लांट का सोर्स था, न्यूट्रिएंट मीडिया किस टाइप का ले रहे हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट या फिर फिज़िकल जो स्टेट्स हैं वो किस तरह की हैं, फेवरेबल हैं या नहीं हैं, उसके अलावा उसका जीनोटाइप, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। फिर एंड पे हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी कि हम वो प्लांट्स जो कि डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और जो रेयर प्लांट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं रैपिडली। उसके अलावा सीड डॉर्मेंसी को पास करने के लिए, यूज़फुल प्लांट्स को प्रोपगेट करवाने के लिए, हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, वायरस फ्री और डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल करता है और इसके अलावा जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी यील्ड को इंक्रीज़ करवाने के लिए और एम्ब्रियो रेस्क्यू में भी ये हेल्पफुल होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें ईमेल पे भी बता सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स।